नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग बीए छठवें सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे, जिसका कोड है AAC 304। इसमें क्या आएंगे? जिसके पेपर का नाम है प्राचीन भारत में कला एवं वास्तुकला। तो प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला में क्या क्या आएंगे? हड़प्पा सभ्यता में कला एवं वास्तुकला, मौर्य स्तंभ कला, गुफा निर्माण कला यानी मौर्य काल में जो मूर्ति कला हुई थी, स्तूप निर्माण हुआ था, इसका जिक्र होगा। मंदिर निर्माण की शैलियाँ, जो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, उसके बारे में यहाँ से जो प्रश्न आ रहे हैं इस पर होगा चर्चा। और मूर्ति कला, गुप्त काल में मूर्ति कला, खजुराहो के मंदिर और चित्रकला, इन सब पर हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। विस्तृत नहीं, शॉर्ट अध्ययन करेंगे। पहला है, क्या आएगा? पेपर का नाम है प्राचीन भारत में कला एवं वास्तुकला। ठीक है, जहाँ से प्रश्न आपके बन रहे हैं वही चर्चा होगी। जैसे हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ जान लीजिए हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उत्खनन जो है चार्ल्स मैसन ने किया था। बस यहाँ ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हड़प्पा टीले का उत्खनन जो किया था चार्ल्स मैसन ने किया था। ठीक है, और हड़प्पा का खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। दयाराम साहनी 1921 में किसके नेतृत्व में खुदाई हुई थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। पिंगट महोदय ने क्या कहा है? पिंगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। यह कहाँ स्थित है? वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, ये जानते रहिएगा। हड़प्पा से कब्रिस्तान मिले हैं, इसका नामकरण 837 कहा गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो जो है सिंध का लारकाना जिला सिंधु नदी के दाएं तट पर है। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, स्तूपों का शहर भी कहा जाता है। ठीक, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से क्या मिला है? बार बार प्रश्न यहाँ से आता है कि विशाल स्नानागार अन्नागार कहाँ से मिला है? तो विशाल स्नानागार और अन्नागार है, अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है, यही प्रश्न पूछेगा, ये सब प्रश्न नहीं पूछेगा। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? तो सब ये मोहनजोदड़ो से ही मिली है, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी। ठीक, धौला बीरा से भी प्रश्न बनता है। तो धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और बीरा का अर्थ होता है कुआं। यहाँ पर एक कुआं है, इसी के आधार पर इसका नाम धौला बीरा कहा गया है इसको। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से क्या मिला है? विशाल जलाशय। ठीक है, जल संरक्षण की तकनीकी स्टेडियम कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। ये कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिला में है। लोथल गुजरात में ये भी है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, इसे सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहीं से समुद्री व्यापार होता था। ठीक, राखीगढ़ी भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी जो है भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। रोपड़ यह पंजाब में है। ठीक है, कालीबंगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ होता है। ठीक है, यह राजस्थान में है। ठीक, यहाँ से क्या मिला है? हल से जुते हुए खेत के साज, लकड़ी की नाली। यही प्रश्न पूछेगा, हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ठीक, भूकंप के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं यह कालीबंगा से ही मिले हैं। बनावली जो है ये हरियाणा में है। यहाँ से मिट्टी के खिलौने का हल मिला है। मिट्टी के खिलौने का हल पूछेगा, मिट्टी का हल कहाँ से मिला है?
तो बनावली से मिला है। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, यहाँ घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिला है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक, फिर आगे चलिए। यहाँ देखिए सबसे उत्तर में जो है मांडा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है मांडा जो है चिनाब नदी में है, चिनाब नदी के तट पर है, जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के तट पर। और पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये हिंडन नदी के तट पर है। और पश्चिम में सुतकांगेडोर है, दास्क नदी के तट पर, बलूचिस्तान प्रांत में है। मौर्य कला, यहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है, मौर्य कला, मौर्य कला को दो भागों में बांटा गया है। एक राजकीय कला यानी जो राजा के संरक्षण में थी, और एक लौकिक कला जो स्वतंत्र थी। लौकिक कला में मृण मूर्तियाँ बनी हैं, और राजकीय कला के अंतर्गत राजप्रसाद, स्तंभ, गुहा, स्तूप, ठीक है, ये सब बना है। यहाँ से एक प्रश्न भी पूछेगा, अमरावती स्तूप, भरहुत स्तूप, सांची का स्तूप, ठीक है, तक्षशिला का, धर्मराज का स्तूप। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, बुलंदी बाग और कुम्हरार के नाम से प्रश्न बार बार बनता है। ठीक है, बुलंदी बाग और कुम्हरार, ठीक है, ये दोनों जो स्थल हैं, बुलंदी बाग और कुम्हरार, ये दोनों जो है पाटलिपुत्र में ही है। ठीक है, तो बार बार प्रश्न पूछता है बुलंदी बाग कहाँ मिला था, कुम्हरार कहाँ है, तो यह पाटलिपुत्र। मौर्य स्तंभ, मौर्यकालीन स्तंभ, तो स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक, यहाँ से क्या प्रश्न बनेंगे? हाँ, यहाँ से बनेगा, प्रत्येक स्तंभ जो है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, एकास्मक है, यानी एक ही पत्थर जोड़ जोड़, पत्थरों को जोड़ जोड़ कर नहीं, एक ही पत्थर से बने हैं स्तंभ जो बने हैं। ठीक है, सारनाथ का स्तंभ 70 फीट से अधिक ऊंचा है। अशोक का पहला जो स्तंभ है बखीरा वैशाली कोल्हुआ स्तंभ है। रुमनदेई स्तंभ लेख, ये भी प्रश्न बना था पिछले वर्ष। रुमनदेई स्तंभ लेख जो है सबसे छोटा स्तंभ लेख है। रुमनदेई स्तंभ लेख सबसे छोटा स्तंभ लेख है। और लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है, लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ जो है सबसे सुरक्षित स्तंभ है। दोनों याद रखिएगा, रुमनदेई स्तंभ लेख सबसे छोटा, और लौरिया नंदनगढ़ का सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख है। आगे देखिए कुम्हरार, देखिए बताए थे अभी पीछे कुम्हरार, फिर आ गया कुम्हरार पाटलिपुत्र। कुम्हरार कहाँ स्थल है? पाटलिपुत्र में है। स्तंभ को फाहियान ने जम्बूद्वीप स्तंभ कहा है। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ सबसे सुरक्षित स्तंभ है। कुम्हरार के अवशेष और बुलंदी बाग स्थल जो है दोनों कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा थी ये कुम्हरार और बुलंदी बाग। ये जो इसकी राजसभा जो थी लकड़ी से निर्मित थी। ठीक, और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ से, उसका जो रामपुरवा स्तंभ जो है उसके शीर्ष पर क्या है? वृषभ की मूर्ति है, ये भी जानते रहिएगा। रामपुरवा स्तंभ पर वृषभ की मूर्ति है। और संकीसा स्तंभ पर गज की मूर्ति स्थापित है। यहाँ संकीसा स्तंभ पर गज की मूर्ति स्थापित है, ये हो गया इम्पोर्टेंट। और रामपुरवा स्तंभ पर वृषभ की मूर्ति है। सारनाथ सांची के स्तूप जहाँ 4 सिंह एक साथ पीठ सटाए हुए हैं, सबसे जो उसका सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया जो है सारनाथ का सिंह स्तंभ है। यही भारतीय प्रशासन में लिया गया है।
लुम्नी देय या रुमन देय स्तंभ के शीर्ष पर अश्व की आकृति है, ये भी ध्यान दीजिएगा। लुम्बनी या रुमनी देय स्तंभ के शीर्ष पर क्या है? अश्व की आकृति है। स्तूप, स्तूप भी पूछता है कि स्तूप क्या है, तो स्तूप जान लीजिए। स्तूप से प्रश्न पूछेगा तो स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में अग्नि की उठती हुई ज्वाला को स्तूप कहा गया है। ऋग्वेद में स्तूप शब्द 2 बार आया है। ठीक, स्तूप संस्कृत के स्तूप धातु से बना है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर अथवा थूहा, मिट्टी का ढेर अथवा थूहा। स्तूप चिता के स्थान पर बनता था, इसीलिए इसे चैत्य भी कहते हैं। ठीक है, स्तूपों को चैत्य भी कहा जाता है। ठीक, और स्तूप जो हैं बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक भी हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक भी हैं स्तूप। स्तूप बुद्ध काल से पहले भी बनते थे। इससे देखिए यहाँ है महापरिनिर्वाण इस सूत्र में बुद्ध का कथन है कि बुद्ध ने स्वयं आनंद से कहा, उनकी मृत्यु के बाद चक्रवर्ती सम्राटों के स्तूपों की तरह चौराहों पर स्तूप बनवाने को कहा था। अतः स्तूप निर्माण की कला जो है बुद्ध से पहले भी होता था। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था। ठीक है, 8 भागों में बांट करके 8 स्तूपों का निर्माण भी किया गया था। स्तूप कई प्रकार से बनते हैं, जैसे शारीरिक स्तूप। सर्वाधिक महत्व के स्तूप जो होते हैं शारीरिक स्तूप भी होते हैं, शारीरिक स्तूप ही होते हैं। ठीक है, इसमें बुद्ध की मृत्यु के बाद 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। परिभोगिक स्तूप, इसमें बुद्ध द्वारा जो प्रयोग की गई सामग्री थी उसको रखकर स्तूप बनवाया जाता था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ये जानते रहिए। उद्देशिका स्तूप, संकल्पित स्तूप, इच्छा मनौती पूरी हो जाने पर श्रद्धालु बनाते हैं। स्तूपों की संरचना, यहाँ से प्रश्न आएगा, जहाँ से प्रश्न आएगा हम बता दे रहे हैं, वही पढ़िए क्योंकि कल ही पेपर है। स्तूप क्या होता है? कटोरे को उल्टा कर देंगे तो स्तूप बन जाएगा। हाँ, अंड उल्टा कटोरा। ठीक है, स्तूप के अंग क्या कहते हैं? मेधी होता है, हर्मिका होता है, यष्टि होता है, छत्र होता है, ये स्तूप के अंग होते हैं। ठीक है, स्तूप में गर्भगृह नहीं होता है। गर्भगृह क्या होता है? जहाँ मूर्ति स्थापित की जाती है। इनकी जगह हर्मिका होती है। हर्मिका, ठीक है, यहाँ लिखे हैं हर्मिका होती है। हर्मिका को देव सदन कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है हर्मिका ही होता है। यहाँ से प्रश्न आएगा कि स्तूप के अंग हैं, मेधी भी होगा, हर्मिका भी होगा। ठीक है, और नीचे सबसे होगा उपरोक्त सभी सही होगा। प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? परिक्रमा मार्ग होता है। स्तूप में रखे स्मारक चिन्हों के प्रति सम्मान प्रकट करने का प्रमुख स्थान था, उसी का चक्कर लगाते थे लोग। अशोक द्वारा निर्मित दिव्यदान, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिव्यदान में अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, फयान भी कहता है कि अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों की संख्या 84,000 थी। भरहुत स्तूप, यहाँ से प्रश्न आएगा भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यह स्तूप अपने मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। भरहुत स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह ईंटों से बना है। शुंग काल में इसका विस्तार करके चारों ओर पत्थर निर्मित कर दिया गया था। अगला सांची का स्तूप, यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप में स्थित है। सांची का स्तूप पूछेगा किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, यह अपने अलंकृत तोरणों के लिए प्रसिद्ध है। सांची के स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने अलंकृत तोरण। तोरण माने क्या होता है? प्रवेश द्वार, गेट, जो गेट बनते थे तोरण, उसी के लिए यह प्रसिद्ध है। और सांची महास्तूप में मयूर की आकृति का अंकन है।
अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। मूलतः जो है इसका अमरावती स्तूप का निर्माण भी अशोक द्वारा ही करवाया गया था। और सारनाथ एवं तक्षशिला में धर्मराज स्तूप भी अशोक द्वारा ही निर्मित करवाया गया था। गुहा, गुहा विहार यानी गुफाओं का जो मौर्य काल में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हो गया था। ठीक है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनवाए गए थे। तो यहाँ से प्रश्न आएगा, बराबर की गुफा का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो बराबर की गुफा का निर्माण जो किया गया था आजीवक संप्रदाय के लिए किया गया था। बराबर की गुफाओं का निर्माण कौन करवाया था? तो अशोक ने करवाया था और उसके पुत्र पौत्र दशरथ ने करवाया था। कौन कौन सा था? अशोक के समय बराबर की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कड़ चौपड़ गुफा प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए, सुदामा की गुफा, कड़ चौपड़ की गुफा, विश्व झोपड़ी की गुफा, इन तीनों का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है। यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि सुदामा की गुफा, कड़ चौपड़ की गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। आगे, दशरथ के समय में यहाँ लोमस ऋषि नामक गुफा प्रसिद्ध है। कौन सा? लोमस ऋषि की गुफा। ठीक है। अशोक का पुत्र दशरथ ने बनवाया था। ये सभी गुफाओं का निर्माण किसके लिए किया गया था? आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए किया गया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सबसे प्रसिद्ध नगर था मौर्य काल में। ठीक। मेगास्थनीज के अनुसार पोलीब्रोथा, मेगास्थनीज को क्या कहा है? पोलीब्रोथा कहा है पाटलिपुत्र को। चतुर्भुज आकार का था। उसने वो कहता है यह चतुर्भुज आकार का था। कलहड़ के अनुसार अशोक ने वितस्ता नदी के स्थान पर श्रीनगर की स्थापना किया था। अशोक ने ललित पत्तन नगर का निर्माण भी किया था। कहाँ? नेपाल में किया था। और यहाँ से क्या प्रश्न आ सकता है? लोक कला में इसमें मुख्यतः मृद मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ बनी हैं। ठीक है। लोक कला में मुख्यतः मृद मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ बनी हैं। मथुरा जिले के परखम ग्राम से मिली यक्ष यक्षिणी को मणिभद्र की मूर्ति कहा गया है। ठीक है। क्या कहा गया है? मणिभद्र की मूर्ति कहा गया है। मणिभद्र जो था कुबेर का कोषाध्यक्ष था। चैत्य, चैत्य जो है मौर्योत्तर काल की विशेषता है। ठीक है। मौर्योत्तर काल से गुप्त काल तक चैत्य निर्माण कार्य तीव्र गति से हुआ था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है चैत्यों में कार्ले चैत्य और भांजा का चैत्य। ठीक है, बस ये जानिएगा, भांजा का चैत्य यह महाराष्ट्र के भोरघाट क्षेत्र में स्थित है। और कार्ले चैत्य, कार्ले चैत्य को महाचैत्य भी कहा जाता है। कार्ले चैत्य को महाचैत्य भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के भोरघाट क्षेत्र में स्थित है। मंदिर स्थापत्य कला। भारतीय मंदिरों का उद्भव जो है अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबी परंपरा दिखाई देता है। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। मंदिर निर्माण की शैलियाँ जो थी उस पर चर्चा करेंगे। तो मंदिर निर्माण की कुल 3 शैलियाँ थी। पहली थी नागर शैली। ठीक है। पहली थी नागर शैली। ठीक। दूसरी शैली जो थी बेसर शैली। और तीसरी शैली जो थी द्रविड़ शैली। यहाँ से प्रश्न बनेगा, एलोरा का कैलाश जो मंदिर है किस शैली में बना है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना है। ठीक। द्रविड़ शैली की जो शुरुआत हुई थी यह पल्लव काल में हुई थी। ठीक है। लेकिन इसका चरमोत्कर्ष जो था चोल काल में दिखाई देता है। चोल काल में।
द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषताएं क्या हैं? तो द्रविड़ शैली के मंदिर के परिसर में एक जलाशय यानी एक तालाब होता था मंदिर के परिसर में, ठीक है, और चारों ओर अच्छा दीवार बनते थे। पल्लव शासक राज सिंह के काशी के कैलाश मंदिर और चोल शासक राजराज प्रथम के बृहदेश्वर के मंदिर, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं द्रविड़ शैली में। राज सिंह का काशी का कैलाश मंदिर, चोल शासक राजराज प्रथम के बृहदेश्वर या तंजेश्वर का जो मंदिर है। द्रविड़ मंदिरों के प्रवेश द्वार के ऊपर जो निर्मित भवन होते थे उसे गोपुरम कहते थे। ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। ये अपने गोपुरम के लिए ही प्रसिद्ध थे। दक्षिण भारत के जो मंदिर थे किसके लिए प्रसिद्ध थे? गोपुरम के लिए ही प्रसिद्ध थे। ठीक। गुप्त काल में सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण हुआ था। गुप्त काल की प्रमुख बौद्ध गुफा जो है अजंता एवं बाघ की गुफा है। इसमें आगे देखते हैं जैन मूर्तियां। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वही चर्चा करेंगे। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म से संबंधित सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसमें कौन है? देवगढ़ के अनंत शाही मूर्ति में विष्णु को शेष नाग की शैया पर आराम करते हुए दिखाया गया है। आगे जो महत्वपूर्ण हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो, यह प्रश्न बनेगा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण था चंदेल राजाओं ने करवाया था। ठीक है, यहाँ सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो विद्याधर ने करवाया था। यहाँ जो है मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। राजा धंग के काल में निर्मित हुआ था मातंगेश्वर मंदिर। प्रश्न आएगा मातंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ के अन्य मंदिरों में जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ का मंदिर है, और 64 योगिनी का भी मंदिर है। उड़ीसा के मंदिरों में मुख्यतः भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क में स्थित है। उड़ीसा वास्तुकला की अपनी पहचान जो है देउल गर्भगृह के ऊपर उठता हुआ विमान हाल है। ठीक है, उसके बगल में जगमोहन यानी मुख्य मंदिर के बगल में जो होता था जगमोहन, गर्भगृह के बगल का विशाल हाल। कोणार्क का सूर्य मंदिर, यहाँ से प्रश्न बनेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यह पुरी में स्थित है। पुरी उड़ीसा, कोणार्क का सूर्य मंदिर निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। 3 बातें याद रखिएगा, ये कहाँ स्थित है? पुरी में स्थित है। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, किसने निर्माण करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसमें 7 रथ लगे हैं, 7 अश्व रथों को खींच रहे हैं। ठीक है, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। ठीक। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर भी नागर शैली में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। आगे राष्ट्रकूट काल, यहाँ से प्रश्न बनेंगे एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण जो करवाया था
राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ठीक है। एलिफेंटा में मुख्यतः हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ से हिंदू धर्म से मुख्यतः शिव से संबंधित त्रिमूर्ति विश्व प्रसिद्ध है। तो त्रिमूर्ति एलिफेंटा क्यों प्रसिद्ध है? तो भगवान शिव के त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। शिव के 3 रूपों की मूर्ति को त्रिमूर्ति कहा गया है। ठीक। एलोरा, एलोरा कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक। यहाँ से कुल 34 शैलकृत गुफाएं मिले हैं। ठीक है। एलोरा से तीनों धर्म से संबंधित मिले हैं, बौद्धों से संबंधित भी मिले हैं, हिंदुओं से संबंधित भी मिले हैं और जैन धर्म से भी संबंधित मिले हैं। 34 गुफाएं हैं, 1 से 12 बौद्ध धर्म से, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है। द्रविड़ शैली में बने इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पल्लव मंदिर, पल्लव मंदिर में मामल्ल शैली का विकास किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने करवाया था। ठीक। पल्लव काल की राजसिंह शैली का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अब यहाँ से कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण। ठीक। और यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों का निर्माण कौन करवाया था? तो पल्लव शासक ने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। यह मंदिर एकास्मक पत्थरों से निर्मित है। एकास्मक पत्थरों को तोड़ तोड़ कर नहीं बनाया गया, एक ही पत्थर से निर्माण किया गया है। पल्लव कालीन मामल्ल शैली में बने 8 रथों या एकास्मक मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। 7 रथों को सप्त पैगोडा कहा गया है और इसमें 5 पांडव जो थे, पांचों पांडव में सबसे बड़े धर्मराज थे, धर्मराज युधिष्ठिर। तो धर्मराज रथ जो है सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा है, ये याद रखिएगा। धर्मराज रथ सबसे बड़ा और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। 7 रथों को सप्त पैगोडा कहा गया है। चोल काल, चोल काल में जो मंदिर का निर्माण हुआ था तो तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक। बस ये जानिएगा, राजराजेश्वर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल ने गंगैकोंड चोलपुरम में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। गंगैकोंड चोलपुरम में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। विरूपाक्ष का मंदिर जो है कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में है और भगवान शिव को समर्पित है। आगे चलिए, भारतीय चित्रकला। तो भारतीय चित्रकला की शुरुआत कब से मानी जाती है? प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है। भारत में चित्रकला की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से होती है। ठीक। इसमें प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहीं से शुरुआत होता है चित्रकारी, उच्च पूरा पाषाण काल में। अगर प्रागैतिहासिक काल के अंदर जाएंगे तो हम उच्च पूरा पाषाण काल में चित्रकारी की शुरुआत मानी जाती है। आगे चित्रकला में पूछेगा भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? ये प्रश्न आएगा ही आएगा। तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मिर्ज़ापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। अब पटने की गुफाएं महाराष्ट्र के जलगांव जिला। ठीक। यहाँ से भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पूरा पसाड़ी गुफा आवास है। इसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी।
यहाँ से उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक संख्या में मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। सर्वाधिक संख्या में किसके चित्र मिलते हैं? मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, बाघोरा नदी के किनारे हैं। अजंता की गुफाएं में कुल 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाएं याद रखिएगा। अजंता की गुफाएं में कुल कितने गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। प्रश्न पूछ सकता है ये। अजंता की गुफाएं में क्या है? यहाँ जो अजंता की गुफाओं में, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण मिलता है, और इन चित्रों में सर्वाधिक चित्र जो है जातक कथाएं के मिलते हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों से जुड़ा है। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और मूर्तिकला देख लेते हैं। गंधार मूर्तिकला यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में गंधार शैली का विकास हुआ था। ठीक, गंधार कला का मुख्य केंद्र जो था तक्षशिला था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। कुषाण शासकों के समय में गंधार कला का विकास हुआ था। मथुरा शैली, तो मथुरा शैली का मुख्य केंद्र जो था मथुरा, वाराणसी और कौशाम्बी था। मथुरा शैली का संबंध जो है बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जितना बताए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। इसको ध्यान से सुनते हुए, नोट करते हुए चलिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।